क्या आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो आपके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान हमेशा रहती होगी। प्यार वो खुशी देता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर यही प्यार जो दुख देता है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और प्यार को भूलना, सच्चे प्यार को भूलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हेलो दोस्तों, नाम है निशा, चैनल किस्से कहानियां किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे ही प्यार की कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ समरी नॉवल की, जिसका नाम है द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। ये नॉवल जो 2019 में लिखी है मरियम कमाली ने। नॉवल जो कहानी है, लव स्टोरी है ईरान में रहने वाले रोया और भामन की। ये कहानी जो 1953 से 2013 के बीच में रिवॉल्व करती है। ये कहानी प्यार की कहानी है। 2013 मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। रोया ऐसे कह रही थी जैसे उसने डेंटिस्ट या फिर थेरेपिस्ट से मिलने की अपॉइंटमेंट ली हो, या फिर उस फ्रिज के सेल्समैन से जो कह रहा था कि अगर आप ये फ्रिज लेंगे तो जिंदगी भर ठंडा पानी मिलेगा, आपका सामान कभी खराब नहीं होगा। रोया का पति वॉल्टर, जो उस समय बर्तन धोकर पोंछ रहा था, उसने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ। क्या कोई और इतना अंडरस्टैंडिंग हो सकता है? वॉल्टर जैसा पति एक्चुअली किस्मत से मिलता है। अगर रोया ने उस लड़के से शादी की होती तो क्या वो रोया को इतने प्यार, इतने सम्मान के साथ रखता? रोया 77 साल की हो चुकी है, इंग्लैंड में रहती है। जब वो 17 साल की थी, ईरान के तेहरान शहर में रहती थी। एक स्टेशनरी शॉप पर मिला था उसे वो लड़का जिससे उसे प्यार हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बिना की जिंदगी वो जी पाएगी, सुबह उठेगी और वो उसके साथ नहीं होगा। कभी नहीं सोचा था। बहुत प्यार करती थी उसे, पर अचानक एक दिन सब खत्म हो गया, और क्यों हुआ वो आज तक नहीं जानती। उसने अपने उस प्यार को दफना दिया था, छुपा दिया था, भूल गई थी। पर कुछ दिन पहले वो पेपर क्लिप्स लेने जब उस स्टेशनरी शॉप पर पहुंची, जो हूबहू वैसी ही थी जैसे तेहरान की वो स्टेशनरी शॉप जहां उसे भामन मिला था। ये स्टेशनरी शॉप जो भामन का बेटा रन करता था। पता लगाने पर पता चला कि वो पास ही के एक रिटायरमेंट होम में रहता है। तब रोया ने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी भामन से मिलने के लिए। उसे जानना था कि क्यों भामन ने उसके साथ ऐसा किया, क्यों वो उस दिन समय देकर उससे मिलने नहीं आया। आज अपने पति वॉल्टर के साथ वो कार में बैठकर उस रिटायरमेंट होम में पहुंची थी। रिसेप्शन पर एक लड़की थी, नाम था क्लेरा। उसने पूछा, क्या आप हमारे साथ आज फ्राइडे का लंच एंजॉय करने आए हैं? रोया ने कहा, नहीं, इनको कहीं और लंच करने जाना है, मैं रुकूंगी। और वॉल्टर ने क्लेरा से कहा, इनका ध्यान रखना। ये कहकर वो वहां से चला गया था, रोया को अकेला छोड़ दिया था। क्लेरा ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जिस पर रोया ने कहा, मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी भामन से मिलने के लिए। ओ अच्छा, आप हैं रोया जी, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ओ फाइनली आप आ ही गईं। चलिए, वो आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। वो रोया को एक बड़े से हॉल में ले गई थी, जहाँ एक कोने में खिड़की के पास व्हीलचेयर पर भामन बैठा हुआ था। क्लेरा उसे छोड़कर वहां से चली गई थी। रोया जब भामन के पास पहुंची तो उसने ईरानी में उससे पूछा, अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रोया ने कहा, तो उस दिन इंतजार क्यों नहीं किया? वो इतनी स्ट्रांगली बोल पाएगी नहीं जानती थी। पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। आखिर वो भी कमजोर हो चुकी है। वो समय था 1953, ईरान, तेहरान शहर। उसके पिता एक क्लर्क थे, पढ़ाई में बहुत विश्वास करते थे। रोया और उसकी बहन जारी। पिता इन दोनों लड़कियों पर बहुत गर्व महसूस करते थे। दोनों को अच्छी एजुकेशन दे रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उनका कहना था कि वो रोया को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं और जारी को मैडम क्यूरी। वो उस समय प्राइम मिनिस्टर मौसदीक में बहुत विश्वास करते थे। उनका कहना था कि यही हमारे देश का भला करेंगे, यही हमारे देश के रिसोर्सेज हमें यूज करने में हेल्प करेंगे, यही रोकेंगे वो एक्सप्लॉयटेशन जो बाकी देश ईरान के साथ कर रहे थे, ईरान के रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे थे। उन्हें बहुत विश्वास था। पर उनकी बेटियों का विश्वास थोड़ा अलग था। उन्हें इस बात पर काफी डाउट था। ईरान में उस समय
एक्चुअल में लड़ाई चल रही थी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक या फिर किंग शाह। उससे पहले तक वहां शाह का शासन होता था, राजा का शासन होता था और बहुत सारे लोग राजा में विश्वास आज भी करते थे। उन्हें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी। वहीं रोया के पिता डेमोक्रेसी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। रोया का कोई ज्यादा पॉलिटिकल ओपिनियन एक्चुअल में था नहीं, उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं जारी का कहना था, पापा इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा, इंग्लैंड ऑलरेडी इतना यूज कर रही है, इतना इन्फ्लुएंस है उनका हम पर कि प्राइम मिनिस्टर मोसद्देक भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, हर जगह पॉलिटिक्स का ही माहौल होता था, दो ग्रुप्स बने हुए थे, हर जगह इसी तरह की बातें होती थी। स्कूल में भी कुछ लोग जो किंग को सपोर्ट करते थे, कई बार पुलिस आकर उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी और रोया को बहुत डर लगता था। उसे पॉलिटिक्स से दूर रहना था और उसके लिए उसका सेफ हेवन था। वो सेफ हेवन था वो स्टेशनरी शॉप, जहाँ जाना उसे बहुत अच्छा लगता था, जहाँ पर खड़े रहकर चार्ट पेपर, किताबें, स्टेशनरी, इनकी स्मेल सूंघना, इन्हें देखते रहना ही रोया के लिए बहुत था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, वो बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी। ये शॉप जिसके ओनर थे मिस्टर फकरी। मिस्टर फकरी एक बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ पर पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होती थी, एटलीस्ट ये दुकान तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर थी। यहाँ पर सिर्फ नॉवेल्स की बात होती थी, ऑथर्स की बात होती थी। मिस्टर फकरी समझते थे कि रोया की क्या पसंद है। उन्होंने उसे रूमी की वो पोएट्री की किताब दी थी जिसे रोया पढ़ना चाहती थी। तभी दरवाजा खुला था, तेज हवा से किताब के पन्ने उड़े थे। एक लड़का दुकान में घुसा था जिसने व्हाइट शर्ट पैंट पहनी हुई थी, विसल कर रहा था। मिस्टर फकरी के पास आया था, उन्होंने फटाफट से कुछ पेपर्स उसके हाथ में दिए थे। पैसे देकर वो उसी समय चला गया था, जैसे बहुत जल्दी में हो। रोया की उससे कोई बात नहीं हुई थी, हाँ नजरें जरूर मिली थी, पर एक अलग सा इम्पैक्ट उस लड़के का रोया पर हुआ था। ये मंगलवार का दिन था। अगले मंगलवार को फिर रोया को वो लड़का उस दुकान पर मिला था और ऐसे ही कुछ पैसे देकर, कुछ चीजें लेकर वो फटाफट से चला गया था। उसने तब मिस्टर फकरी से पूछा था, इस लड़के को इतनी जल्दी क्या है? मिस्टर फकरी ने कहा, ये दुनिया बदलना चाहता है और जब आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको बहुत काम करने पड़ते हैं, आपको जल्दी में तो रहना ही होगा। रोया नहीं समझ पाई थी आखिर ये लड़का कैसे दुनिया बदलना चाहता है। उस लड़के का नाम था भामन। रोया भामन को उस दुकान के बाहर हर जगह ढूंढती। स्कूल के आसपास बहुत सारे लड़के होते, हर जगह उसकी नजरें उसी को ढूंढती रहती, पर वो कहीं ना दिखता। चौथे ट्यूसडे को जब वो मिस्टर फकरी की दुकान पर थी, बात करना चाहती थी भामन से। इनडायरेक्टली उसने एक सवाल मिस्टर फकरी से बुक में से पूछा था, जिसका जवाब भामन ने दिया था, फायर। फायर है इसका मतलब। हाँ, उसका मतलब फायर ही था। दोनों की नजरें एक बार फिर मिली, दोनों मुस्कुराए और फिर वो लड़का चला गया। एग्जैक्टली इनकी ढंग से बात हुई 7 ट्यूसडे को, जब ये दोनों दुकान पर बैठे थे, अलग अलग किताब पढ़ रहे थे। तब मिस्टर फकरी ने कहा, आज तो बहुत सेल्स हो गई। ज्यादा सेल्स होने पर भी दुकानदार परेशान होते हैं भाई, होते हैं, क्या करूं? अब ये पैसे मुझे बैंक में भी तो जमा कराने होंगे। दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। तब मिस्टर फकरी ने कहा, ये दुकान बंद करनी होगी, कैसे जाऊं छोड़कर? जिस पर भामन ने कहा, आप चले जाइए, मैं यहाँ हूँ, कोई आएगा तो कह दूंगा, आप थोड़ी देर में आएंगे। मिस्टर फकरी ने तब रोया की तरफ देखा। रोया ने कहा, हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। मिस्टर फकरी ने कहा, ध्यान से जाना। रोया उस लड़के के साथ इस दुकान पर अकेली तो नहीं रह सकती थी। मिस्टर फकरी के पीछे पीछे वो भी बाहर जाने लगी। तब भामन ने कहा, रुको। रोया नहीं रुकना चाहती थी, पर जैसे उसके कदम फ्रीज हो गए थे। प्लीज रुक जाओ। रोया ने पीछे मुड़कर देखा। उस लड़के में पता नहीं क्या ही बात थी, बहुत मेस्मराइजिंग थी उसकी आवाज। रोया जैसे फ्रीज हो गई थी। एक एक कदम करके वो उसकी तरफ बढ़ गई थी, ना चाहते हुए भी। तब उस लड़के ने पूछा था, क्या करती हो? रोया ने बताया था, स्कूल में हूँ। आगे क्या करना चाहती हो? रोया ने कहा, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूं। और तुम? I mean, मैं वही करना चाहती हूँ जो मेरे पापा चाहते हैं। पर तुम्हारी अपनी भी तो कोई पसंद होगी। रोया से आज तक कभी किसी ने ऐसा तो नहीं पूछा था। तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है ना? हाँ। तो पढ़ो, बहुत किताबें पढ़ो। रोया के बारे में आज तक किसी ने इतना नहीं सोचा था। रोया बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उसने रोया का हाथ थाम लिया था। जब मिस्टर फकरी दुकान में घुसे, तब इन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। रोया बहुत एम्बैरेस हो गई थी। फटाफट से हाथ छुड़वाकर वो दुकान के बाहर निकल गई थी, पर जानती थी कि
चाहे कोई कुछ भी बात बनाए, वो यहाँ दोबारा आएगी। वो इस लड़के से दूर नहीं रहना चाहती। रेगुलरली रोया इस दुकान में आने लगी, दोनों मिलने लगे, बातें करने लगे। मिस्टर फकरी ज्यादातर अंदर चले जाते। तब रोया ने उस लड़के से पूछा था, तुम दुनिया कैसे बदलने वाले हो? तब उसने कहा, किसने कहा तुम्हें? मिस्टर फकरी ने, और किसने? तब उस लड़के ने अपना पॉलिटिकल ओपिनियन बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, उसका सपोर्टर है। रोया ने कहा, मेरे पापा भी प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर हैं। ये सुनकर वो काफी इंप्रेस हुआ था। उसने बताया था कि वो यहाँ पर पॉलिटिकल मटेरियल कलेक्ट करने आता है। मिस्टर फकरी अंदर एक गोदाम बनाया हुआ है उन्होंने, और वो बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें उसे यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। रोया मिस्टर फकरी को देखकर कभी ऐसा सोच नहीं पाई थी। उसे बहुत डर और बहुत अजीब लगा था। तब भामन ने पूछा था रोया का पॉलिटिकल ओपिनियन। रोया ने कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। तब भामन ने कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी कंट्री के बारे में सबको सोचना चाहिए और तुम्हारा भी एक ओपिनियन होना चाहिए। एक दिन भामन जब दुकान में आया, उसने रोया का हाथ पकड़ा, उसे बाहर ले गया। रोया को बहुत डर लग रहा था। उसने कहा कि लोग हमें देख लेंगे, कोई क्या सोचेगा? भामन ने कहा, कुछ नहीं होता, और वो उसे एक पॉलिटिकल रैली में ले गया जहां पर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमें प्राइम मिनिस्टर मोसद्दीक चाहिए, मोसद्दीक नहीं तुम मौत दे दो। रोया को ये सब कुछ देखकर घबराहट हो रही थी, पर उसे सपोर्ट था भामन का। भामन के साथ वो काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। भामन उसे क्राउड के सबसे आगे ले गया था और उसे नारे भी लगवाए थे। ये दोनों जब बाहर निकलने वाले थे तो 3 लोग भामन का पीछा कर रहे थे। गले पर चाकू से वार किया था। भामन की शर्ट पर खून बह गया था। रोया बहुत घबराई थी। तभी वहां पर भामन का दोस्त इब्राहिम आया था। भामन को लगा था गलत डिसीजन हुआ, रोया को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। भामन ने कहा, पहले रोया को घर छोड़ देते हैं। जिस पर उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्टिचेस की जरूरत होगी। और रोया ने कहा, मैं खुद चली जाऊंगी। थोड़ा आगे तक रोया को छोड़ दिया था। रोया घर चली गई थी। भामन को वो लड़का अपने साथ ले गया था जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। न्यू ईयर की प्रिपरेशन चल रही थी, तैयारियां हो रही थी। कुछ दिनों के लिए दुकानें भी बंद हो गई थी। जब दुकान वापस खुली, रोया वहां पहुंची और उसे वहां भामन दिखा तो बहुत तसल्ली हुई थी। भामन ने उसे न्यू ईयर विश किया था और कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। स्टिचेस आए थे पर अब काफी रिकवरी हो चुकी है। इसके बाद इन दोनों की यूं ही मुलाकातें बढ़ने लगी थी। एक दिन भामन उसे एक कॉफी शॉप में ले गया था। भामन जो कि एक इंजीनियर का बेटा है, बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, उनके घर में अच्छे अच्छे सोफे, अच्छी अच्छी चीजें हैं। वो रोया से शादी करना चाहता है, हमेशा रोया के साथ रहना चाहता है, वो रोया को बहुत प्यार करता है। जब ये लोग कॉफी शॉप में गए थे तो वहां एक लड़की और बैठी थी जो लगातार इनकी तरफ देख रही थी। रोया ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो भामन ने कहा, मत देखो उसकी तरफ, मेरी माँ ने उसे मेरे लिए पसंद किया है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। रोया ने कहा, ऐसे थोड़ी होता है, कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कोई और लड़की पसंद की है। भामन ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ ना, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। रोया को थोड़ा बुरा लगा था, बट भामन उसे वहां किस करने लगा। उस लड़की ने जब देखा तो वो उठकर चली गई। भामन और जोया कई बार एक दूसरे के करीब आ चुके थे। भामन उसे बहुत बार किस कर चुका था, उसे अपनी बाहों में ले चुका था, वो जो एक लड़की को शादी से पहले नहीं करना चाहिए। पर रोया भामन के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी और वैसे भी तो उसे अपनी पूरी जिंदगी भामन के साथ ही बितानी थी। बात को बढ़ाते हुए रोया भामन को अपने घर ले गई थी। भामन और उसके पिता के पॉलिटिकल ओपिनियन सेम थे, इस वजह से दोनों टॉकिंग टर्म्स पर आ गए थे। पिता को भामन पसंद आया था, शादी के लिए अग्री कर लिया था। रोया को भामन अपने घर भी लेकर गया था। उसके पिता जो एक इंजीनियर है, उनका बड़ा घर है, वो रोया के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अमीर हैं, बट उसके पिता काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे से रोया से बात की थी। वहीं उसकी माँ, जिनका टेम्पर उस समय बहुत हाई हो गया था, थोड़ा बदतमीजी से रोया से बात की थी। तब भामन ने माफी मांगी थी, कहा था कि इनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। भामन की माँ ने कहा था, बच्चे मर भी जाते हैं, तुम्हें पता है क्या? तुम्हारे जैसी लड़की को मैं इस घर में क्यों लाऊं? मेरे लड़के को तुमसे 1000 गुना बढ़िया लड़कियां मिल सकती हैं। रोया को बुरा लगा था। भामन अपनी माँ को अंदर ले गया था। भामन के पिता ने रोया से माफी मांगी थी, बहुत अच्छे से बात की थी और सगाई की डेट भी तय हो गई थी।
रोया के घर पर एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई थी, बहुत तैयारियां की गई थी। रोया की बहन जारी को भामन पसंद नहीं था। पहला तो वो एक पॉलिटिकल इंसान था, वो नहीं चाहती थी कि कोई पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व लड़के से रोया शादी करे। दूसरा, भामन की माँ जो बहुत रूड थी, रोया के साथ अच्छे से बात नहीं करती थी, अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती थी कि वो बहुत अमीर हैं, रोया को नीचा दिखाती थी। जारी ने रोया को कहा था, सोच लो अभी भी, उस लड़के से शादी करके तुम बहुत दुखी रहोगी। रोया ने कहा, उस लड़के के अलावा मैं कुछ और सोच नहीं सकती, तुम नहीं समझ पाओगी प्यार में कितनी ताकत है। मैं भामन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, किसी भी हाल में रहने को तैयार हूँ। भामन ने कहा था कि शादी के बाद हम दोनों अलग ही रहेंगे। हालांकि रोया उसके पेरेंट्स के साथ रहने को तैयार थी, पर भामन ने कहा था कि नहीं, उसके पिता माँ को संभाल लेंगे, ये लोग पास में ही रहेंगे, मुसीबत में एक दूसरे के काम आते रहेंगे। एंगेजमेंट के लिए रोया और उसकी माँ तरह तरह के पकवान बना रही थी। रोया माँ को कह रही थी, क्या शादी के बाद भी मैं इस घर में इस तरह आ पाऊंगी, आप लोगों से मिल पाऊंगी? माँ ने कहा, क्यों नहीं, तुम ज्यादा दूर थोड़ी जा रही हो, हम लोग जब चाहे तब मिल सकेंगे, तुम टेंशन क्यों लेती हो? घर में जो एंगेजमेंट के लिए सेरेमनी रखी गई थी उसमें रोया के कुछ रिश्तेदार आए थे। भामन, उसके पिता और माँ सेरेमनी पर काले कपड़े पहनकर आई थी, जैसे कि मातम पर आई हो। बहुत गुस्से में, बहुत बुरे मूड में थी। भामन अपनी माँ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसके पिता उनके लिए बहुत अपोलोजाइज भी कर रहे थे। एक कोने में कुर्सी पर उनको बिठा दिया गया था। जब सब लोग बातों में बिजी थे तो रोया की माँ ने कहा था, जाओ अपनी मदर इन लॉ से थोड़ी बात करो, बात करके ही उनका दिल तुम जीत पाओगी। रोया जब उनके पास पहुंची थी तो वहां पर मिस्टर फकरी थे। शायद भामन ने ही उन्हें बुलाया था। मिस्टर फकरी भामन की माँ को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी उनके सामने ही भामन की माँ ने रोया को इंसल्ट किया था। कहा था कि ये लड़की क्या ही है, इनका स्टैंडर्ड, और हमें देखो, हमारे जैसे बड़े घर में आ गई। तुम्हारी दुकान पर इसने मेरे लड़के को फंसाया ना, तुम्हारी ही वजह से हुआ है ये सब कुछ, तुम ही जिम्मेदार हो। पर तभी वहां भामन आ गया था, रोया के कंधे पर हाथ रख लिया था और रोया को कंफर्ट फील कराया था। उसे देखकर जैसे वो सारी तकलीफें भूल जाती थी। एंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अब दोनों कहीं भी एक साथ जा सकते थे। भामन हमेशा रोया के हाथ को अपने हाथ में रखता था, कहीं भी उसे हग कर लेता, उसे किस करने लगता। किसी और के होने का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोया कई बार मना करती तो वो कहता, क्यों, हम दोनों शादी नहीं करने वाले क्या? तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। भामन के दोस्त ने पार्टी दी थी, वहां ये दोनों गए थे। वहां वो लड़की भी आई थी जिसे भामन की माँ ने पसंद किया था, और उसे देखते ही भामन ने रोया को हग कर लिया, किस करने लगा सब लोगों के सामने, और वो लड़की शर्मिंदा होकर चली गई। इधर देश में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही थी। किंग की पार्टी कुछ स्ट्रांग होने लगी थी और उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर पर अटैक कर दिया था। हालांकि उस समय प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल तैयार था और उन सबको मरवा दिया गया। अटैक से वो बच गया। लोग खुश थे कि प्राइम मिनिस्टर की जीत हुई, बहुत कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया था। बट वहीं भामन अचानक से गायब हो गया था। रोया उसके घर पर भी गई थी, बट ताला लगा हुआ था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। उसके दोस्तों से भी पूछा, किसी ने कहा कि वो नॉर्थ में उनका कोई विला है वहां गए हैं, किसी ने कहा कि कोई पॉलिटिकल टेंशन के कारण वो शायद छुप गया है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तब मिस्टर फकरी ने एक किताब में रखकर उसे एक लेटर दिया था, भामन का लेटर, जिसमें लिखा था, तुम्हारे बिना की जिंदगी मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है, एक एक पल बहुत भारी हो गया है, कहाँ हूँ, कब लौटूंगा नहीं बता सकता। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ, हर सांस में सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ। मैं सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, पर अभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। रोया ने इस चिट्ठी का जवाब उसी बुक में रखकर मिस्टर फकरी को दिया था और पूछा था कि तुम कहाँ हो, कब आओगे, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही। अगली बार फिर एक किताब में रखकर उसे एक चिट्ठी मिली थी भामन की, जिसमें लिखा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या करूं, ये सब पॉलिटिकल टेंशन, इसने मुझे मजबूर कर दिया है तुम्हारे बिना या तुमसे दूर रहने के लिए। नहीं रहना चाहता, नहीं रह पा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, बट हेल्थ वाइज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ, मेरी चिंता मत करना, जल्दी लौटूंगा। इस तरह से चिट्ठियां एक्सचेंज हो रही थी।
घर वाले भी परेशान थे कि आखिर भामन कहाँ है, क्यों नहीं बता रहा, कहीं वो जेल में तो नहीं है। अगर जेल में होता तो चिट्ठी कैसे लिख पाता। रोया ये तर्क देती थी, बट जारी अभी भी कह रही थी वो लड़का बहुत खराब है, जरूर वो तुम्हें धोखा देकर कहीं चला गया है। उसकी माँ इतनी गंदी तरह तुमसे बात करती है, और अब कोई तुम्हें कुछ नहीं बता रहा। वो चिट्ठी हमारे घर पर क्यों नहीं भेजता, क्यों वो स्टेशनरी शॉप पर देता है, वो यहाँ एक फोन तो कर सकता है ना। बट रोया भामन को हर तरह से जस्टिफाई करना चाहती थी, बहुत टूट गई थी। तब एक दिन भामन की जो चिट्ठी मिली थी वो 2-3 लाइनों की तो थी, पर बात बहुत बड़ी लिखी थी। लिखा था, तुम्हारी माँ ने हमारी शादी गर्मियों के बाद प्लान की है, बट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आओगी ना। मैं तुम्हारा इंतज़ार बुधवार 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे सापा स्क्वायर पर करूँगा। वहाँ पास ही रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट होगा। आओगी ना, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। थोड़ा सा देर हो जाए तो मेरे लिए वहाँ रुकना। रोया इस चिट्ठी को छुपाकर घर पर ले आई थी। अपनी बहन जारी से दूर रखना था। वो बार बार रोया को कह रही थी ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। रोया का किसी चीज में आजकल मन नहीं लगता था, परेशान रहती थी। जारी बार बार उसे समझाती थी कि उस लड़के को भूल जाओ, पर रोया नहीं भूलना चाहती थी। और आज उसकी ये चिट्ठी, इसने रोया के अंदर अलग एनर्जी पैदा कर दी थी। इंतजार कर रही थी 16 अगस्त का, कब वो अपने भामन को मिल पाएगी, उससे शादी कर लेगी, उसकी हो जाएगी हमेशा के लिए। उसने घर वालों को बताया था कि उसे भामन की चिट्ठी मिली है, भामन उससे मिलना चाहता है, सापा स्क्वायर पर बुलाया है। जारी ने कहा कि बाहर इतनी पॉलिटिकल टेंशन है, वो घर पर क्यों नहीं आ जाता अगर उसे तुमसे मिलना है। रोया ने कहा, कहाँ है पॉलिटिकल टेंशन, अब तो चीजें बहुत ठीक हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने सब लोगों से अपील की थी कि अपने घर पर रहें, शांति से रहें, और लोगों ने उनकी ये बात मानी भी थी। आजकल सड़कें बहुत खाली रहती थी। रोया ने कहा, आजकल तो कोई टेंशन नहीं है। तब भी उसके पिता ने कहा कि अकेले जाना सही नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रोया ने कहा, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी, प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। रोया उससे मिलने जाने से पहले बाथ हाउस गई थी। 1-1 मिनट काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। सजना चाहती थी, तैयार होना चाहती थी, बहुत सुंदर दिखना चाहती थी। बाथ हाउस से जब वापस आई थी तब भी उसकी माँ ने कहा था अकेले मत जाओ, पर रोया ने कहा था नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। वो बाहर तक निकल गई थी, तब जारी उसके पीछे भागती हुई आई थी। प्लीज रोया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रोया ने कहा, नहीं, विश्वास करो, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। रोया ने शादी की बात किसी को नहीं बताई थी। खैर, उसने रेड स्कर्ट पहनी थी, टॉप पहनकर वो तैयार हो गई थी और सड़क पर निकल गई थी। सड़क काफी खाली थी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई लोग आते गए। सड़क पूरी लोगों से भर गई। बहुत घबरा गई थी वो, आखिर ये क्या हुआ है। और इस बार लोग अलग तरह के नारे लगा रहे थे। पहले कह रहे थे हमें प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक चाहिए, अब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को मरना ही होगा। ये सब किंग के सपोर्टर हैं, शाह के सपोर्टर। पर शाह तो अपने परिवार को लेकर देश छोड़कर भाग गया था, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। रोया कुछ नहीं जानती थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो बहुत मुश्किल से सापा स्क्वायर तक पहुंच गई थी। बहुत भीड़ में वहां खड़े रहना भी मुश्किल था, पर भामन कहीं भी नहीं था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी भीड़ में वो हर आदमी में उसे ढूंढ रही थी, पर वो कहीं भी नहीं था। बड़ी परेशान थी, क्या करूं। वहां पर पुलिस आ गई थी, बहुत शोर था। तभी उसका कंधा किसी ने पकड़कर हिलाया। उसने देखा, मिस्टर फकरी। भामन कहाँ पर है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। रोया, तुम्हें कुछ जानना होगा, मिस्टर फकरी ने ये कहा, और तभी पीछे से पुलिस ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर से खून बहने लगा, वो जमीन पर गिर गए। उनकी नजरें जिस डायरेक्शन में थी, जब रोया ने उधर देखा तो वहां से कुछ धुआं दिखाई दे रहा था। मिस्टर फकरी कुछ कहना चाहते थे, पर उससे पहले ही लोगों ने उन्हें हिलाया था, नब्ज देखी थी, वो मर चुके थे। रोया बहुत ज्यादा घबरा गई थी, आखिर भामन कहाँ गया, कहीं वो सड़क के दूसरी तरफ तो नहीं। वो उस तरफ भी जाना चाहती थी, पर अब तो हिल पाना भी बहुत मुश्किल था, इतनी भीड़ थी, पुलिस गोलियां चला रही थी, और कुछ लोगों ने मिस्टर फकरी को कंधे पर उठाया था, और उनके साथ साथ रोया वहां से निकल गई थी।
जब बाहर आई थी तो देखा था वो स्टेशनरी शॉप आग लगी हुई थी, वहां पर जलकर पूरी भस्म हो गई थी, धुआं धुआं हो गया था। वहां कुछ सेकंड के लिए रोया खड़ी रही थी। चल पाना बहुत मुश्किल था, पर उसे जल्दी घर पहुंचना होगा। उसके परिवार को तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। जब भामन ने चिट्ठी लिखी होगी तब उसे भी नहीं पता होगा कहीं उसे पुलिस ने पकड़ तो नहीं लिया, वो जिंदा है या नहीं। बहुत सारे सवाल रोया के मन में थे। बहुत परेशान थी, बहुत चिंता में थी। घर पहुंची तो ना खाना खा पा रही थी, ना पानी पी पा रही थी, पत्थर सी हो गई थी। पिता को बताया था मिस्टर फकरी के बारे में, भामन शायद वहां नहीं पहुंच पाया होगा। तब जारी ने कहा कि उसने क्यों तुम्हें ऐसे दिन पर बुलाया। रोया ने कहा वो कहाँ जानता होगा ये सब कुछ। उस दिन प्राइम मिनिस्टर हार गया था और किंग शाह की जीत हुई थी। रोया के घर लौटने के बाद जब दोपहर में उसके पिता ने रेडियो चलाया तो पता चला था कि किंग के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर पर अटैक किया। प्राइम मिनिस्टर खिड़की से भाग गया, चीजें तोड़ दी, जला दी। इस बार दुनिया बदल चुकी है, प्राइम मिनिस्टर की हार हुई है। रोया रो रही थी अपने प्यार के लिए, मिस्टर फकरी के लिए, जिन्होंने उसी के पैरों में जान दे दी। उसकी बहन जारी उसे बार बार कंफर्ट कर रही थी, कह रही थी कि मत रो, वो लड़का वहां तुमसे मिलने नहीं आने वाला था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। एक पॉलिटिकल आदमी से प्यार करना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रोया भूल जाओ उस लड़के को। अगर वो एक समझदार लड़का होता तो एक 17 साल की लड़की को इस तरह से इस समय में स्क्वायर पर कभी ना बुलाता। इस सब पॉलिटिकल टेंशन के बीच में रोया ने कहा नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए उसने वो लेटर लिखा था। तुम क्यों नहीं समझ पा रही? वो अच्छा इंसान नहीं था, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मिस्टर फकरी, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, पर तुम्हें उस लड़के को भूलना होगा। रोया ना कुछ खा पा रही थी ना पी पा रही थी। जबरदस्ती जारी उसे कभी पानी पिला रही थी, कभी चाय पिला रही थी, कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। रोया ने उसके घर पर बार बार फोन किया था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया था। कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर क्या हुआ भामन का। उसके दोस्तों के पास गई थी, उनसे पूछा था। कोई कह रहा था कि हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर को लाने के लिए प्लानिंग में बिजी हो, छुपा हुआ हो। कोई कह रहा था कि हो सकता है वो अरेस्ट हो गया हो, जेल में जाना चाहिए और वहां उसे ढूंढना चाहिए। उसका दोस्त जहांगीर, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने कहा मिस्टर फकरी को जो लोग मार दे वो कितने ही बुरे लोग होंगे, और भामन वो बिल्कुल सेफ होगा, तुम चिंता मत करो। किस पर विश्वास करे, क्या करे, वो कुछ नहीं जानती थी। वो छोटी सी बच्ची बिल्कुल टूट चुकी थी। रोया को नींद नहीं आती थी, और जब आती थी तो बहुत डरावने सपने आते थे। उसे एक सपना बार बार आता था जिसमें मिस्टर फकरी उसे दिखते थे उसी स्टेशनरी शॉप में कुछ लिखते हुए, डस्टिंग करते हुए। जब वो उनसे बामन के बारे में पूछती थी तो कहते थे मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती थी पहले तो आप उसके लेटर्स मुझे देते थे। तब मिस्टर फकरी कहते थे तुम एक अच्छी लड़की हो, भूल जाओ उसे, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करता था, उसके लिए ये खेल था। जाओ अच्छी जिंदगी जियो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। जिस पर रोया कहती थी मैं शादी ही तो करना चाहती हूँ, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। मिस्टर फकरी कहते थे हर चीज जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होती, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे माथे पर लिखी हुई है, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। जो हो गया उसे भूल कर आगे बढ़ो। रोया दिन भर बहुत परेशान रहती थी। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा चिंतित थे। जारी बहुत समझाती थी पर कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन जारी अपने हाथ में एक चिट्ठी लेकर आई। ये चिट्ठी जो भामन की थी। रोया ने फटाफट से जारी के हाथ से चिट्ठी ले ली थी। तुम्हें ये चिट्ठी कहाँ मिली? पोस्ट में आई है, जारी ने कहा। रोया ने चिट्ठी खोली, वही पेपर, वही हैंडराइटिंग, जिसे पढ़ने के लिए रोया बेताब थी, पर पढ़ने के बाद वो और ज्यादा टूट गई थी। उसमें भामन ने लिखा था रोया, मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूँ, फंसा हुआ हूँ, बहुत सारा काम है कंधे पर, देश के लिए कुछ करना है, प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ करना है, प्राइम मिनिस्टर मौसूदी को वापस पावर में लाना है। मैंने सोचा था हम दोनों शादी कर लेंगे, एक जैसी सोच के लोग हैं हम एक अच्छी जिंदगी साथ में बिताएंगे, पर शायद मैं गलत था। ये शादी नहीं हो पाएगी रोया। तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे परिवार की हो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेना, घर बसा लेना, भूल जाना मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो उससे मैं ही तकलीफ में आ जाऊंगा। इस समय मैं जिन हालात में हूँ,
चाहकर भी सामने नहीं आ सकता। उम्मीद है तुम समझोगी। ये चिट्ठी पढ़कर रोया और ज्यादा टूट गई थी। आखिर ये सच तो नहीं हो सकता। रोया ने कहा, ये सच नहीं है, भामन ऐसा कभी नहीं कह सकता कि चिट्ठी भामन की नहीं है। पर ये चिट्ठी तो पोस्ट में आई थी। भामन ने उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। सापा स्क्वायर पर वो क्यों नहीं आया? तब जारी ने कहा, चिट्ठी उस दिन से पहले ही पोस्ट की जा चुकी है और शायद भामन को उस दिन क्या हुआ पता भी नहीं था। पर ऐसा भामन कैसे कर सकता है? एक तरफ वो उसे शादी के लिए बुलाए और दूसरी तरफ ऐसी चिट्ठी भेजे। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोया को पक्का विश्वास था कि ये चिट्ठी भामन की नहीं है, पर हैंडराइटिंग वही थी, पेपर वही था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उस दिन रोया अपने कमरे में थी, बहुत उदास थी। तब माँ ने आवाज लगाई थी, रोया तुम्हारे लिए फोन। रोया जब फोन पर आई तो फोन भामन की माँ का था। कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं जो तुम्हें न्यूज देने वाली हूँ, ये सुनने के बाद शायद तुम ठीक ना रहो, पर क्या कर सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है। हम लोग नॉर्थ में गए थे, वहाँ हमारा विला है। खैर तुम्हें क्या पता, अमीर लोगों का होता है। और भामन भी वही मेरे साथ था। अब हम लोग लौट आए हैं। शादी 2 महीने बाद है। भामन शादी कर रहा है। मैं चाहकर भी ये बात तुम्हारी माँ को नहीं बता पाई। अच्छी औरत है, दिल टूट जाएगा उसका। खैर अब निकाह की तैयारियों में बहुत बिजी हूँ, इसलिए ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, और तुम लोगों को शादी में क्यों नहीं बुला रही, समझ गई होगी तुम। खैर अपना ध्यान रखना और मैं अल्लाह से प्रार्थना करूंगी तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। ये कहकर भामन की माँ ने फोन रख दिया था। ये सब सुनने के बाद रोया की क्या हालत हुई होगी, ये हम समझ सकते हैं। कितना टूट गई थी, कितना रोई थी। पर ये सब कुछ क्या था, किस वजह से हुआ, क्यों भामन उस दिन नहीं आया? सवालों के जवाब तो रोया को नहीं मिले थे और हमें भी नहीं मिले। पर इस सब को जानने से पहले हमें एक और कहानी सुननी होगी, तब शायद इस कहानी को हम कुछ समझ पाए। ये कहानी है अली की। अली जो एक बहुत अमीर परिवार का लड़का था। उसके पिता रिलीजियस स्कॉलर थे और अली को भी रिलीजियस स्कॉलर ही बनाना चाहते थे। उसे बहुत पढ़ाया था, लिखाया था, पढ़ाई में अली का बहुत इंटरेस्ट भी था। उसकी माँ ने एक बहुत सुंदर सी लड़की भी ढूंढ ली थी, जिसके साथ वो अली की शादी करने वाली थी। वो उन्हीं के स्टैंडर्ड को मैच भी करती थी, उन्हीं की तरह अमीर परिवार की भी थी। पर अली जो मार्केट जाता था, वहाँ उसने एक लड़की देखी थी। लड़की किसकी? एक आदमी जो बाजार में खरबूजे बेचता था, उसकी लड़की। अली उस लड़की को देखकर सोचता था कि हमारी बेटियां, हमारे घर की लड़कियां जिन्हें माएं धूप में नहीं निकलने देती, उनकी स्किन का इतना ध्यान रखती हैं ताकि वो खूबसूरत दिखें। वहीं ये लड़की जो पूरा दिन धूप में काम करती है, पूरा दिन धूप में घूमती है, इसके पास अपनी केयर के लिए कोई पैसे नहीं है, फिर भी वो लड़की बहुत बहुत खूबसूरत थी और अली दिन भर उसको देख सकता था। वो उस लड़की का पीछा करने लगा। जहां भी वो लड़की जाती, वो उसके पीछे पीछे जाता। एक दिन उस लड़की ने रुककर पूछ भी लिया था, क्यों मेरे पीछे आ रहा है, तुझे अक्ल नहीं है क्या? अली जो इतना अमीर है, उसे उसके नौकर भी आप कहकर बोलते हैं। और ये लड़की कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। आज तक अली के साथ ऐसे तो किसी ने बात नहीं की थी। खैर अली उसे ये विश्वास दिलाना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है और वो उसे कोई हार्म नहीं देना चाहता। अली उसके थोड़ा करीब आया और वो लड़की भी करीब आई। देखते देखते दोनों के बीच में दोस्ती और प्यार हो गया। एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अली जितना उस लड़की को देखता, उसका और उसे देखने का मन करता, जितना उसके करीब आता और करीब आने का मन करता। और वो लड़की वैसा ही करती भी रहती, कैसे भी समय निकालकर अली के साथ आती, उसे अपना सब कुछ दे चुकी थी। एक दिन अली ने ये सोचा कि अपने पिता से बात करूं कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। जब अली ने अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने उसे इतना डांटा कि उसने अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से शादी कर ली। वो रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं बना, पर उसने एक बुक्स की दुकान खोली, एक स्टेशनरी शॉप। अली फकरी उसी स्टेशनरी शॉप का मालिक। जब भी वो अपनी पत्नी के साथ होता, उसी लड़की के बारे में सोचता। देखते ही देखते इन दोनों के 4 बच्चे हो गए, एक अच्छी जिंदगी हो गई। काफी साल बीत गए थे। तब एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और बहुत पढ़ी लिखी दिखने वाली औरत उसकी दुकान में आई। अली उसकी तरफ देखता ही रह गया। ये वो खरबूजे बेचने वाली की लड़की नहीं हो सकती, पर वो वही थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी? ये दुनिया बहुत छोटी है
और मेरी शादी एक इंजीनियर से हो गई है। मैं एक इंजीनियर की बीवी हूँ। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, वो बहुत अमीर है, हमारा एक बहुत बड़ा सा घर है। उसने अपना एड्रेस भी अली को दिया था। और तब कहा था मेरा एक बेटा है जिसे पढ़ने का बहुत शौक है। तब उस औरत ने वहां पर भामन को बुलाया था। भामन को मिस्टर फकरी के साथ इंट्रोड्यूस किया था। कहा था कि मेरे बेटे की मदद करना। मिस्टर फकरी को उस दिन उस औरत को देखकर सब कुछ याद आ गया था। वो प्यार सारा वापस ताजा हो गया था। वो उसके साथ एक बार फिर होना चाहता था। उसने सोचा था और कुछ नहीं तो कम से कम इसके बेटे के लिए ही मैं कुछ कर सकूं। और फकरी ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी जानने से पहले चलिए थोड़ा ब्रेक मारते हैं। ज्यादा हो गया। आई थिंक मुझे भी ब्रेक चाहिए और आपको भी चाहिए होगा। नॉवेल की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन यू स्टे फिट, stay happy, keep smiling and keep waiting for me. I'll be back soon. Bye bye. Take care.